नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। यूपी और उत्तराखंड के परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में सीएम योगी और उत्तराखंड सीएम धामी मौजूद हैं। बैठक में बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा हो रही है। यूपी सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। 2022 चुनाव में यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा बेहद अहम मुद्दा होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मसले सुलझाने की होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मामले उधम सिंह नगर जिले के हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 5 केडी आवास पर हो रही है। ये बड़ी बैठक यूपी उत्तराखंड के बीच, ये अहम बैठक जहां सीएम योगी और सीएम धामी मौजूद हैं। लंबित मामलों पर हो रही है ये चर्चा और ये मीटिंग की तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 दिखा रहा है। यूपी उत्तराखंड के बीच बड़ी बैठक लखनऊ में इस वक्त चल रही है। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर ये बैठक हो रही है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड के सीएम धामी और लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ये बड़ी बैठक, लंबित मामलों पर हो रही है चर्चा। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर ये बड़ी बैठक इस वक्त लखनऊ में हो रही है। बैठक में सीएम योगी और सीएम धामी शामिल हैं। हमारे संवाददाता दीपांकर और राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपांकर, आपके पास आना चाहूंगे। इस वक्त लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही है, योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी मौजूद हैं। बिल्कुल गीतिका, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो बैठक चल रही है, जो बैठक समाप्त होगी तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर पाएंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि 5 साल सरकार के यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं और 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अगर कुछ हासिल कर पाते हैं आज इस बैठक से, तो जनता को मैं बताने के लिए होगा कि हमने ये सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हासिल किया। और ये इस बात का फायदा है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और कहीं पर अगर जरूरत है तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में चाहे सिंचाई के मसले हो, पानी के बंटवारे का मसला हो, या फिर कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन का मसला हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो, एग्रीकल्चर का हो, फूड का हो, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम पेंडिंग्स पड़े। 50 करोड़ की अमाउंट है, 36 करोड़ की अमाउंट है जो उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को पे करनी है और पिछले 20 सालों में ब्याज लगने के बाद वो अमाउंट और ज्यादा बड़ी हुई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच जो बैठक है, कहां तक इसमें समझौते की सूरत बन पाती है और क्या कुछ उत्तराखंड इसमें अपने खाते में ट्रांसफर करने में सफल हो पाता है। गीतिका जी, दीपांकर आप बने रहिए हमारे साथ। मैं राजीव आपके पास आ रही हूं। 2022 चुनाव में यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा बेहद अहम मुद्दा होने वाला है। इस वक्त जो है वो बैठक चल रही है पीएम मोदी और सीएम धामी के साथ। देखिए, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद 21 वर्ष से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। उसको सुलझाने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो संबंधित विभाग हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, करीब 11 ऐसे विभाग हैं जिनके बीच संपत्तियों को लेकर विवाद है, उनके से जुड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि कोई न कोई एक अहम फैसला आज होगा, जिसके आधार पर दोनों के बीच जो ये एक लंबे समय से विवाद चल रहा था उसका एक सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। क्योंकि इस दौरान चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन का मामला हो, चाहे वो वन विभाग की जमीन हो,
या फिर पर्यटन हो, परिवहन हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सहमति बनी है, लेकिन उसको जमीन पर नहीं उतारा जा सका है। ऐसे में इस वक्त जो बैठक चल रही है उसमें उत्तराखंड के अधिकारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो परिसंपत्ति विवाद को लेकर है उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और दोनों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि ये विवाद अगर सुलझता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी कि जिस विवाद को 21 साल से नहीं सुलझाया जा सका वो एक महज कम समय के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। क्योंकि आज भी उत्तराखंड की जो तमाम ऐसी संपत्ति हैं जिस पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है और करीब 1000 से अधिक करोड़ का जो राजस्व है वो उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है। ऐसे में उत्तराखंड ये चाहता है दीपांकर का हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटों तक अकेले चीनी सेना से लोहा लेने वाले शहीद महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा उनके पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। जसवंत सिंह रावत के शौर्य सम्मान में उनके गांव दुनाव में कार्यक्रम किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वीर जवान के परिजनों को सम्मानित करते हुए हीरो ऑफ नेफा का विमोचन भी किया। अजय भट्ट ने कहा कि जसवंत सिंह रावत की बहादुरी के आगे देश की नहीं बल्कि चीनी सेना भी कायल हो गई थी। इसी देवभूमि की वो सुपूत हैं और उन्होंने एक इतिहास रचा। आज भी वहाँ पर जसवंतगढ़ जो है वो पूरे देश के हमारे पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। बाद में चाइना स्वयं उनका कांसे का सिर बना के लाया और उन्होंने सैल्यूट किया चाइनीज ने कि इतने वीर बहादुर भारत में हैं। पौड़ी में कोर्ट परिसर के आसपास के क्षेत्रों में अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही हैं माला गुलदार। मादा गुलदार के कारण स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। बता दें कि गुलदार कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। गुलदार के डर से शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। उधम सिंह नगर के मेला घाट बंदा क्षेत्र के मजदूरों ने मनरेगा का पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। बंदा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि उनसे मनरेगा के तहत 40 दिन काम तो करवा लिया गया, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही मनरेगा कार्ड बनाने के नाम पर पैसा लेने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। मनरेगा वाली 40 दिन का दिहाड़ी हम लोग का नहीं मिला। वो बनाने के लिए धड़ सिंह ले गए, बनाने के लिए कह रहे हैं हम कार्ड बना देंगे। कार्ड भी नहीं बनाया। 200 रुपया वहाँ ले लिए, 80 रुपया तहसील में ले लिए लोग और पैसे नहीं हम लोग को मिला, न कार्ड बना के दिए लोग। मनरेगा का इन लोगों का हम तो गए नहीं थे, हमारे परिवार गए थे। उनको जो है कुछ पैसा रुक गया है, मिला नहीं और बताते हैं लोग कि वो पैसा आया है लेकिन जो आगाकार था वो खा गया है। या रामनगर के गर्जिया मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला गंगा स्नान का मेला इस साल नहीं लगेगा। इस बार अक्टूबर में आई आपदा के चलते यह मंदिर बंद है। आपदा के बाद से यहां का काम चल रहा है और मंदिर के बाहर अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि मंदिर को खोला जा सके। इससे स्थानीय दुकानदारों के साथ ही श्रद्धालुओं में भी निराशा है। यहाँ पे अभी आने वाले टाइम पे 19 तारीख को यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का विशाल मेला लगता है, जिसमें कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हर साल आते हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पे मेला नहीं हो पाया और इस साल भी ये हम लोगों ने सबने ये मिलकर निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ पे अभी व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई है, जगह जगह उबड़-खाबड़ है। विज्ञान और तकनीक के इस दौरे में चाहे हम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन भगवान के प्रति इंसान का विश्वास शायद ही कभी कम हो। यही कारण है कि श्रीनगर गढ़वाल पौराणिक कमलेश्वर महादेव मंदिर में निसंतान दंपति संतान की चाह में रात भर हाथों में दीपक लेकर कठिन तपस्या करते नजर आते हैं। विज्ञान के दम से जब इंसान बेदम हो जाए तो आखिर भगवान की शरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता और ये बात सच साबित होती है श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन कमलेश्वर मंदिर में,
जहां मेडिकल साइंस से थक हार कर निसंतान दंपत्ति भगवान भोले की शरण में पहुंचकर खड़ा दिया पूजन में भाग लेते हैं और संतान के लिए रात भर हाथ में दिया लेकर खड़े रहते हैं और दियों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। विष्णु जी ने कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो है भगवान शिव को सहस्त्र कमल चढ़ाए और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति करी। यही पूजा जो है कि निसंतान दंपत्ति भी देख रहे थे, तो उन्होंने भी जो है यहाँ पे भगवान शिव से कहा कि हमारे को भी संतान का वरदान दीजिए। तो माता पार्वती के आग्रह पर जो है भगवान शिव ने कहा कि जो यहाँ पे खड़ा दीपक का व्रत करेगा मैं उसको संतान का वरदान दूंगा। तब से प्रथा चली आ रही है। मान्यता है कि त्रेता युग में ब्रह्मा हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने बद्री केदार की यात्रा पर जाते हुए इसी मंदिर में 1 महीने तक रोजाना 108 कमल पुष्प अर्पित कर शिव स्तुति की थी। तब शिव ने उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त किया था और तभी इसका नाम कमलेश्वर महादेव पड़ा। ये भी कहा जाता है कि द्वापर युग में जामवंती के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ खड़ा दीपक पूजन किया था। इतने गायनिकों को दिखा चुकी हूँ कि कहीं से रिजल्ट मुझे पॉजिटिव नहीं मिला, तो फिर मेरी कजन ने मेरे को यहाँ का बताया कि आज के टाइम पे भी भगवान पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो फिर हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि आस्था है हमारी। ज्ञान अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह है और हमने कमलेश्वर मंदिर का बहुत नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर हर वर्ष होने वाली अनूठी खड़ा दिया पूजन के साथ लोट परिक्रमा और घृत कमल नाम की अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। वहीं कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत का कहना है कि पर्यटन सर्किट के माध्यम से कमलेश्वर मंदिर और यहाँ प्रचलित धार्मिक परंपराओं को धार्मिक पर्यटन पर लाया जाएगा। हमारी सरकार ने एक पर्यटन और तीर्थाटन सर्किट बनाया है, जिसमें धारी देवी भी है, कमलेश्वर मंदिर है। कमलेश्वर महादेव मंदिर में हर साल होने वाली कठिन खड़ा दिया पूजन की धार्मिक परंपरा दरअसल आस्था और विश्वास का ऐसा नायाब उदाहरण है, जहां उच्च शिक्षित दंपत्ति संतान प्राप्ति की उम्मीद और विश्वास के साथ मेडिकल साइंस से निराश होकर भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम चारों धामों में एक ऐसा धाम है जहां कपाट बंद होने की प्रक्रिया 5 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चार धाम में शामिल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया में सबसे पहले दिन भगवान गणेश के कपाट बंद किए गए। वहीं इसके बाद केदारेश्वर, खड़ग पुस्तकों की पूजा, माता लक्ष्मी को न्योता देने की प्रक्रिया के बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए 20 नवंबर तक बंद होंगे। 16 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन भगवान गणेश के कपाट देर शाम को बंद कर दिए गए। केदार भगवान आदि केदारेश्वर यहाँ पर और उनके कपाट मध्याह्न में अन्नकूट के उपरांत विशेष पूजन भगवान शंकर का किया जाता है। अन्नकूट पूजन होता है, आरतियाँ होती हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से तीर्थयात्री पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्री ऐसे अलौकिक दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमें आज के दिन यहाँ पे आने का अवसर मिला और दर्शन करने का भाग्य मिला। आज जो गणपति का मंदिर मूर्ति है वो एक ही दिन मंदिर में रहता है और वो हमें देखने मिला। सो वी वर लकी टू सी दिस डे टुडे और हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी है। वहीं श्रद्धालु भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। 20 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। उससे पहले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ धाम से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ने किया महिला शक्ति संवाद, नाव में बैठकर महिलाओं को किया संबोधित।
चित्रकूट दौरे पर